नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। किसान तक इलेक्शन कारवां जिस तरह से मालवा अंचल में इस समय अपना भ्रमण कर रहा है, चुनाव की नब्ज़ को टटोलने के लिए, लोगों की पल्स को समझने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों की खेत और खलिहानों की बात कर रहा है। इसी कड़ी में हम आज हैं हरदा में। हरदा वो ज़िला जहां से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी प्रतिनिधित्व करते हैं और खेती किसानी की बात को विश्व भर में तमाम मंचों पर पूरी शिद्दत से उठाते हैं। किसान तक के साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद पटेल साहब मौजूद हैं। आपका किसान तक पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत निर्मल भाई, आपका भी स्वागत है मेरे हरदा में हृदय से। धन्यवाद। जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी तेज है और हम बात करेंगे चुनाव को लेकर ही, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी नैया को पार लगाएगी और इसमें कमल पटेल जी कहाँ खड़े होंगे, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से उनसे बात करते हैं। कमल जी, सबसे पहले तो क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चौथी बार सरकार में आने के लिए दावा कर रही है? और एक अब 16वां साल चल रहा है। 6 साल अटल जी के रूप में और 9 साल मोदी जी के रूप में 10वां साल शुरू हुआ, तो 10 और 6 16। जी 16 बनाम 56 तुलना करें, तुलना तो करना पड़ेगी। जब चुनाव होता तो चुनना पड़ता है और जनता जो है, मतदाता जो अच्छा होता है उसको चुनते हैं। तो दोनों की तुलना करें तो 60 साल 56 साल कांग्रेस ने राज किया, एक शौचालय नहीं बनाया व्यक्तिगत, अगर देखें हम विकास को, तो एक पक्का मकान नहीं बनाया पूरे देश में। कहीं एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली नहीं थी तो आती नहीं थी। और स्वास्थ्य का मामला तो ये था कि लोग तड़प तड़प के मर जाते थे कांग्रेस के राज में। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये देश गांव का देश है, ये देश किसानों का देश है। 80% लोग जब भारत आज़ाद हुआ तब गांव में रहते थे, 20% लोग शहर में रहते थे। लेकिन कांग्रेस की जो सरकारें रहीं, चाहे नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, इन्होंने गांव की उपेक्षा की, गरीब और किसान की उपेक्षा की, और इसके कारण गांव पिछड़ गया, थोड़ा बहुत शहर विकसित हुआ। गांव और शहर की खाई चौड़ी हो गई। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने 99 में, तब उन्होंने पहली बार बजट को गांव की ओर मोड़ा। जहां अब 68% लोग गांव में रहते हैं, 32% शहर। तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है कि जितने लोग गांव में रहते हैं, जितने प्रतिशत वहाँ गांव में खर्च होना चाहिए बजट का, और जितना प्रतिशत शहर में। तो 68% बजट का उन्होंने गांव में खर्च किया और 32%। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, फसल बीमा योजना आई और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई। कांग्रेस के राज में 1 किलोमीटर कहीं गांव में सड़क नहीं थी। कांग्रेस के राज में किसान को कहीं 1 रुपया बैंक से ऋण नहीं मिलता था। कोऑपरेटिव भूमि विकास से मिलता, 18% ब्याज पे मिलता, चक्रवर्ती ब्याज लगता था। कोई बीमा की सुरक्षा नहीं, कवच नहीं था। साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया अटल जी ने, बैंक केसीसी लाकर, और फसल खराब हो जाए तो बीमा का सुरक्षा कवच दिया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की सरकार ने। और गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से प्रधानमंत्री एक तरफ से न जुड़ा हो। और जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बने और मैं राजस्व मंत्री बना, तो हमने एक ऐसी योजना बनाई जो आज देश के अंदर नहीं दुनिया में, मोदी जी उसको यूएनए में बोले हैं, स्वामित्व योजना। उसकी शुरुआत हमने हरदा में 2 अक्टूबर 2008 को ग्राम मसन गांव में आबादी का मालिकाना हक देकर शुरू किया कि गांव हमारे आबादी में बसते हैं। आपका दिल्ली है, दिल्ली भी शहर गांव से बसा हुआ है। वो जितने गांव शहर में शामिल हुए, नगर पालिका, नगर निगम में, वो आज भी लाल डोरा वर्षों से रहते आए लेकिन मालिक नहीं है। और अगर उस पर बिल्डिंग बनाते हो तो नगर निगम से अनुमति लेना पड़ती है। नगर निगम कहता आपके नाम पे नहीं है, इसलिए हम उसकी अनुमति नहीं देंगे, जो निर्माण होगा वो अवैध होगा। जब एक तरफ
कोई व्यक्ति किराएदार है, खाली नहीं करता, वो भी मालिक हो जाता है, कब्जा होता है ज़मीन पे, मालिक कोर्ट कर देती है। तो ये तो वर्षों से हम रहते आए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मालिक क्यों नहीं बना? इसलिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका मालिकाना हक देने के लिए 2 अक्टूबर 2008 को मसन गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने शुरू किया, और आज वो मोदी जी ने पूरे देश में उसको लागू किया। और देश का पहला जिला हरदा है जो स्वामित्व योजना में 100% हमने किसानों गाँव वालों को दे दिए। 461 गाँव के लोगों को करीब 50,000 से ऊपर। पटेल साहब, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो भारत की राजनीति का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों के मन में कुछ बदलाव की सुगबुगाहट रहती है, ये स्वाभाविक भी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी इस बात से अवगत है और आप भी इस बात को समझते होंगे। क्या रणनीति ऐसी रहेगी कि लोगों की इस बात को, इस भावना को आप कर्टेल कर पाएँ? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, गांव में 200 गरीब है, हमने 100 को बना दिए, तो 100 के जो रह गए वो एंटी जाते हैं कि हमको नहीं दिया। कोई भी योजना का लाभ जिनको नहीं मिल पाता है, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ दिया ही नहीं ना। और एंटी इनकम्बेंसी थी तो पिछली बार हो गई, कांग्रेस ने पिछली बार 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस को पता था सरकार तो आना नहीं है। महिलाओं का समूह माफ़ कर देंगे, युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चराने वालों को भी हर महीना 4,000, और वृद्ध निवास, इनको निराश्रित को, इनको विकलांग दिव्यांग को 1,000 रुपये पेंशन देंगे हर महीने, और दैनिक वेतन भी रेगुलर कर देंगे। सबको लॉलीपॉप दे दिया, और एक बार सरकार आ गई। सरकार आने के बाद में 1 रुपये का 2 लाख करोड़ माफ़ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और उसके कारण जनता पछता रही, गलती हो गई। और जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, चुनाव लड़े, तो वो जो तुलसी सिलावट जी कांग्रेस में थे और ये सब 2 लाख का कर्जा माफ सब वादे करके 2200 वोट से जीते थे, उन्हीं तुलसी सिलावट जी को भाजपा में आने के बाद में 54,000 से जनता ने जिताया। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी 5 से जीते थे, वो 64,000 से ऊपर जीते। महेंद्र सिंह जी 40,000 से ऊपर जीते। कारण कि जनता धोखा एक बार खा सकती, दोबारा नहीं। मतलब आपका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी खा चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान जो होना था वो हो गया, अब नहीं होगा। जनता धोखा खा चुकी कांग्रेस से। अब वो कांग्रेस कुछ भी कह लें कि हम कसमें खा के नहीं, वो नाक रगड़ लें लोगों के पास, तो भी जनता उनके कहने में वाली भरोसा वाली नहीं। दूसरा, हमने भारतीय जनता पार्टी के जाने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चलाया मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। प्रशासन एक एक गांव गया, एक एक घर गया, एक एक आदमी की जो पात्र केंद्र और प्रदेश सरकार की व्यक्तिगत हितमूलक योजना है उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके घर जाके उनके फॉर्म भरवाए, उनका लाभ दिलाया पात्र हितग्राही। तो हमने लगभग 92 लाख लोगों को, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज होता है, लाखों हमने बनवाए। गरीबी रेखा के कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग, और इसलिए जितनी नाराजी थी, ये 92 लाख लोग नहीं होता तो ये नाराज थे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी रहती कि जिनके काम नहीं होते वो जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ जाते, तो वो हमने काम करा दिए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी हमने खत्म की, 2 बार चलाया हमने। और अभी लाडली बहना योजना जो लेकर आए हम, ये तो चमत्कार करने वाली है। ये जो गरीब तबके की बहनें हैं, जो पहले कांग्रेस को गरीब को वोट दे देता था, वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। हम सभा में जाते पहले महिलाएं नहीं आती थी, अब पुरुष से ज़्यादा महिलाएं सभा में आ रही हैं और संकल्प लेती कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि आते से हम, सबसे पहली कैबिनेट में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा इंदौर में कि हम आते से फालतू योजना आते से पहली कैबिनेट में ख़त्म करेंगे। तो कोई भी बहन लाडली बहना योजना ख़त्म नहीं करना चाहती, इसलिए एक वोट नहीं देगी। कांग्रेस कहती है कि हम 5 हार्स-पावर की बिजली माफ़ कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी ने की थी, तो दूध का जला है किसान, छाछ भी फूक फूक के, बिजली फ्री तो किसान भी फ्री, खेत फ्री, मजदूर फ्री। आखिर में दिग्विजय सिंह को परमानेंट फ्री करना पड़ा क्योंकि बिजली आती नहीं थी। अब लोग कहते हैं नहीं, बीजेपी की सरकार में 24 घंटे गाँव में, शहर में, गाँव में बिजली मिल रही है और 12 घंटा खेतों में मिल रही। हम फ्री करके, और वैसे भी 93% तो सब्सिडी है। 1,11,307 रुपये 10 हार्स-पावर का बिजली का बिल आता है अगर किसान 10 की मोटर चलाता है। किसान से तो 7,000 लेते हैं, बाकी मैं कृषि मंत्री हूँ, हमारे विभाग सब्सिडी देता है, बाकी पैसा जमा करता है किसान।
तो हम ये 14,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। जी, बिजली और पानी की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन एक मुद्दा जैसे हमारी जो किसान यात्रा है, इलेक्शन कारवां हम लेके चल रहे हैं, चंबल जैसे इलाकों में जब हम जाते हैं, बुंदेलखंड में हम जाते हैं, एक बात आज भी मैं हरदा में जब था तो हरदा की जो खेती के मामले में उपलब्धियां हैं उनको हम देख रहे थे। सभी मामले में हरदा ही हरदा है। लोग कहते हैं कि चंबल को क्यों पीछे छोड़ दिया, वहाँ के किसानों का क्या ऐसा दोष था, वहाँ बिजली पानी के लिए लोग परेशान हैं, शिकायतें कर रहे हैं। तो ये जो एक बात निकल के आ रही है कि विकास है, निश्चित रूप से आपने कहा अटल जी ने जो विकास का मार्ग बनाया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गाँव-गाँव पहुँचाया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं असमान वितरण की बात सामने आ रही है। सरकार बतौर मंत्री आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को सशक्त करना है, आत्मनिर्भर बनाना, उसके काम किया। देखिए, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली विरासत में कांग्रेस से, भाजपा की सरकार, तब मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी 7 लाख, 7.5 लाख हेक्टेयर। आज 47 लाख हेक्टेयर है, हम 80 लाख हेक्टेयर तक ले जा रहे हैं। बिजली थी 2990 मेगावाट 2003 में, आज 29,000 मेगावाट बिजली है। पहले सड़कें थी नहीं। मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य से आओ, जैसे गड्ढे में गाड़ी गिरी तो लोग कहते थे मध्य प्रदेश आ गया। ये आप हरदा से खिड़कियाँ आए 20 मिनट, 25-30 मिनट में आ गया हूँ मैं। 1.5 घंटा लगता था पहले जी। आज सड़कें अच्छी हैं। तो 5 लाख किलोमीटर हमने सड़कें बनाई है। बिजली पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। दूसरा, हमने तीसरी फसल के रूप में मूंग की फसल भी दिलाई है, और जिससे 4,000 करोड़ की हरदा और होशंगाबाद नर्मदापुरम में किसान के बल्ले बल्ले। लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा को ही मिल रहा है, बाकी इलाकों के लिए क्या होगा? नहीं, एक मुरैना में भी है जी, एक छिंदवाड़ा में भी किया, ये तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में है। और इससे पूरे प्रदेश के संभाग के तो ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ सब पूरे प्रदेश के किसान जो चयन करके लाएंगे, सिखाएंगे, वो पूरे प्रदेश में लाभ देंगे। और सिंचाई के लिए हमने चंबल में भी बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, और बुंदेलखंड में भी हुई है। पूरे प्रदेश में सिंचाई हुई है, कोई अकेले एक क्षेत्र में। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि मैंने संघर्ष करके मेहनत की, मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई, और 100% हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है जो 100% सिंचित है। और इसके कारण हरदा के किसान बहुत संपन्न है। आप गांव देखो, जाके देखो कैसी, पहले जब 1 किलोमीटर कहीं सड़क नहीं थी हरदा में, आज कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ चौकड़ी ना बनी हो सड़कों की। सिंचाई की तवा डैम से हमने माचक पार नहर लाए, रेलवे लाइन पार ले गए। अब गंजाल मोरन का 3,517 करोड़ 80 लाख की स्वीकृत कर दी, शुरू हो गया काम, भूमि पूजन हो गया। 720 करोड़ की हमने शहीद इलाफ सिंह सिद्धवन सिंचाई योजना कर, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ। और मैंने देखा कि मैंने खुद ने ट्यूबवेल कराए, 5-5, 7-7 खाली गए। गांव के हमारे किसान, अभी मैं एक गांव में गया था, एक किसान ने कहा 40 ट्यूबवेल कराए कालधड़ में, और पानी नहीं निकला, बर्बाद हो गए। एक किसान 20-20 ट्यूबवेल। और इसलिए किसी किसान को अब ट्यूबवेल ना कराना पड़े, पाइप मोटर ना खरीदना पड़े, सीधे सरकार के खर्चे से पाइपलाइन से पानी जाएगा, निःशुल्क पानी मिलेगा 500 रुपये। और अभी गांव के अंदर लोग कहते थे भैया हमारे इंजन पड़े, जब से बीजेपी की सरकार आई है हमें इंजन की जरूरत ही नहीं। तो एक गांव में 1-1 करोड़ का डीजल जलता था जब खेती होती थी, और इसलिए खेती घाटे का सौदा थी। और मोदी जी ने, देश के पहले प्रधानमंत्री अटल जी थे जिन्होंने किसानों की समस्या समझी, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा। मोदी जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया कि हमारे देश में 80%, 86% किसान 5 एकड़ से छोटा लगोर सीमांत कर सके। और जो छोटे किसान हैं उनके बच्चे ज़्यादा हैं, तो एक को आधा एकड़ आती है। और इसलिए वो कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मरते थे, और औलाद को कर्ज में छोड़ जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चल। इस समस्या को समझा मोदी जी ने, और इसलिए किसान सम्मान निधि उन्होंने प्रारंभ की, 2-2 हज़ार करके 6,000। और जैसे ही मोदी जी ने 2-2 हज़ार करके 6,000 भारत सरकार ने दिया, तो हमने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने 2-2 हज़ार करके 6,000 कृषि विभाग से हम भेंट देते हैं। तो 12,000 एक किसान परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए मैं गरीब किसान हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, 5 एकड़ जमीन है, तो चारों बेटे अलग हो गए शादी होने के बाद, तो 1-1 एकड़ उनके हिस्से में ही। तो और अंशहीन जमीन है, तो 60,000 रुपये हमको किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि में मिल रहे हैं 12-12। और पहले 60,000 की फसल ही नहीं होती थी, अब 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP चाहिए, 4,000 का बीज चाहिए, वो दवाई। तो 4 किस्त में खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था हो जाती है। 2 किस्त बचती है, उससे घर का किराना और बच्चों की फीस हो जाती है। तो मेरी लागत कुछ नहीं। मैं पहले छोटा किसान को कर्ज 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये सैकड़े में साहूकारों के चंगुल से
और ब्याज ही ब्याज में पूरी फसल चल जाती थी, आदि की कर्ज माफी के था। लेकिन जब से ये किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि आई है, ये 86% किसानों के लिए वरदान है और लागत उनकी जीरो है और वो घाटे की खेती करने वाले अब लाभ का धंधा हो गया, आय 2 गुना से ज़्यादा हो गई। दूसरा, जो कर्ज के चक्कर में आत्महत्या करते थे वो बंद हो गया, जो गुलामी करते थे वो बंद हुआ, ब्याज देते थे बंद हो गया, और इस प्रकार किसान सुखी हो गया। और इसलिए मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ ये 86% किसान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। एक जो बात मन में आती है कि कांग्रेस के बारे में पिछले चुनाव में ये माना गया, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा था, जो वादा था, वह कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसी के बलबूते सत्ता में कांग्रेस आई। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है कर्ज माफ़ी को लेकर? खास तौर से क्या सिर्फ ब्याज माफ़ी तक ही भारतीय जनता पार्टी अपने को सीमित रखना चाहती है, स्ट्रेटजी है, या कि इसके पीछे कोई सैद्धांतिक वजह भी है? देखिए, हमने बताया ना कि किसान सम्मान निधि और कल्याण निधि, ये छोटे किसान जो कर्ज में था उसको तो हमने कर्ज लेने नहीं दिया ना, उसको कर्ज की जरूरत ही नहीं है, न प्राइवेट किसान साहूकार से न सरकारी से, उसको खाद बीज दवाई वैसे ही आ जाता है और इसलिए वो तो वैसे ही कर्ज मुक्त हो गया, लाभ का धंधा करने लग गया। और जो कांग्रेस ने धोखा दिया था कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी ने कहा था कस्में खा के, लेकिन नहीं किया तो झूठ बोला और इसलिए जनता के साथ ठगी की। तो जनता को जब मौका मिला उपचुनाव में, ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी के साथ जब 22 विधायक और बाकी उपचुनाव हुआ, तो जो मैंने बताया तुलसी सिलावट जी 2200 वोट से जीते थे, वो भाजपा के आने के बाद में 54,000 से जीते। जो डॉक्टर सब्रमण्यम चौधरी 5000 से जीते थे, वो 64-65,000 से जीते। क्यों? क्योंकि जनता को धोखा लगा तो धक्का दिया, और इसलिए अब जनता कर्ज माफी पर, ये झूठे सच्चे वादों पर कोई विश्वास नहीं करती और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम किसान को सशक्त बना रहे हैं ताकि उसको कर्ज नहीं लेना पड़े, हम तो पूरी सहायता कर रहे हैं। और 86% किसान है जो छोटे हैं। 48 मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान है, उसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से नीचे हैं, 28 लाख किसान 2.5 से 5 एकड़ में, तो 76 लाख किसान तो ही छोटे हैं। तो ये तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं, इनको खाद बीज दवाई की व्यवस्था वैसे ही हो जाती फ्री इस सम्मान कल्याण निधि से। 1% कर्ज माफी का सोल्यूशन दे बड़ा है जो 25 एकड़ से ऊपर है, सबसे ज्यादा कर्ज यही लेता है क्योंकि ब्याज से सस्ता मिलता है। और इसलिए 0.63% किसान, इसको हमने ब्याज से मुक्त कर दिया। हमने 2300 करोड़ रुपया ब्याज का, कांग्रेस ने तो उनको कर्ज में डाल दिया, अब इनको हमने रेगुलर कर दिया और इनको सुविधा दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं सिंचाई का, और इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगला मुद्दा आता है एमएसपी का। एमएसपी की गारंटी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत है? देखिए, हम एमएसपी नहीं, हम किसान को एमआरपी वाला बनाना चाहते हैं। क्यों भाई? पानी की बाटल की एमआरपी, बटन की एमआरपी, सुई की एमआरपी, हर चीज़ की, तो किसान की फसल की एमआरपी क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि अधोसंरचना विकास फंड AIF, उसमें भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम है, हमने उसका उपयोग किया है। 4,500 करोड़ रुपए का किसानों को 3% ब्याज की छूट रहती है, बाकी सब्सिडी भी मिलती है। और किसान अपना, जैसे मैं किसान हूँ, मैं गेहूँ पैदा करता हूँ क्या, लेकिन अगर मैं समूह बनाकर एक मैदा मिल डाल देता हूँ तो हमारे जितने किसान हैं जो पैदा करते हैं उसको हम प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके बेचेंगे तो MRP पे बेचेंगे। हम चना पैदा करते हैं तो हम मैदा, बेसन बना के बेचें, हम दाल बना के बेचें, हम मसाले बना के बेचें, हम आलू की चिप्स बनाएं, हम टमाटो सॉस बनाएं, तो गांव के अंदर रॉ मटेरियल वहीं मिलेगा, हमारा खुद का है समूह का, तो लागत भी कम होगी, हमारे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और हम जो बना के बेचेंगे तो आलू की चिप्स 5 रुपये किलो, आलू 500 रुपये किलो हम ही खरीदते हैं, तो वो हम 200 में बेचेंगे तो भी कमाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे और देश में सस्ताई आएगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ कृषि आधारित जो उद्योग लगेंगे किसानों की, समितियां, सोसाइटियां, उनको दे रहे हैं। और उसके कारण किसान अब प्रोसेसिंग यूनिट लगाना शुरू कर दिया है, तो एक बेरोजगारी भी दूर होगी, रोजगार लगेंगे। लड़के जो पढ़े लिखे किसान के वो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, वो उद्योगपति बनेंगे, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमाती है उसकी जगह हमारे किसान के बेटे और छोटे छोटे उसमें कमाएंगे तो MRP पे। तो इसके लिए हम किसान की आय 2 गुना नहीं 4 गुना 8 गुना बढ़ेगी।
और गांव मजबूत होंगे, किसान मजबूत होगा, मजदूर होगा, बेरोजगारी दूर होगी। देश की आवश्यकता ये है। लेकिन एमएसपी से एमआरपी की ओर किसानों को ले जाने का आपका ये जो फार्मूला है, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल सही है और ये समय की मांग है। लेकिन क्या किसानों तक इस बात को पहुंचाने में या उनको कन्विंस कर पाने में कहीं सरकार में किसी स्तर पर विफलता रहती है कि किसानों को आंदोलन करने पड़ते हैं? अभी प्याज के किसानों को भी बड़ी दिक्कतें आई और मंडी के आड़तियों ने मंडियाँ बंद कर दी, क्या वजह है? नहीं, देखिए है, इस देश में जिस साल टमाटर के रेट बढ़ गए वो किसानों को अच्छा, हमारे यहाँ हरदा का एक किसान है जिसने 8.5 करोड़ के टमाटर बेचे, मधु धाकड़ सिरकम्बा का, हकीकत है। बिल्कुल। तो अगले साल सब किसानों ने टमाटर लगाना शुरू कर दिए। तो मांग और पूर्ति पे भाव रहता है। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा, पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है तो भाव घटेगा। तो जब फसल आती किसान की, चूंकि मैंने बताया ना 86% किसान कर्ज में रहता है, तो जैसे ही फसल आती है उसको तो ब्याज देना तो लेट हो गया, तो इसलिए एंड टाइम एक कट्टा मंडी में जाता है तो 2 महीने भाव गिरता है। और जैसे ही किसान के पास से माल निकल गया, व्यापारी उद्योगपति के उसमें गोडाउन में चला गया, फिर रेट बढ़ते हैं, किसान हाथ मलता रहता, काश में 2 महीने रोक लेता। और इसलिए किसान सम्मान निधि और कल्याण निधि लाए ताकि वो कर्जा ना ले। जब कर्जा नहीं लेगा तो उसको जबरदस्ती बेचना नहीं है, वो जब एमएसपी पे बेचे या प्रोसेसिंग करके बेचे, उसकी क्षमता को उधारी देना ही नहीं है उसको। और इसलिए किसान की आय 2 गुना हो चुकी है, किसान संपन्न है, किसान प्रसन्न है। और दूसरा, हम देखते हैं कि किसानों को हम एपीओ बना के जब करेंगे तो वो खुद अपनी प्रोसेसिंग करेंगे। और दूसरा, हम किसानों को जिले बांट दिए कि किस जिले में कौन सी फसल होगी, डिमांड कितनी है और दुनिया में किस चीज़ की मांग होने वाली है, वो पहले से सूचित करके किसानों को कहेंगे भाई एक साथ टमाटर मत लगाइए, एक साथ आलू मत लगाइए, जितनी मांग है उतनी हो, तो जागरूक कर रहे हैं। और अब सोशल नेटवर्किंग है, मोबाइल का ज़माना है, और किसान अब के लड़के, पढ़े लिखे लड़के भी अब खेती कर रहे हैं, नौकरी के बजाय खेती की ओर आ रहे हैं, क्योंकि खेती में आमदनी बढ़ रही है। और इसलिए हम किसानों को जागरूक करके और सब ये एपीओ बना के, जो बनाए ना एपीओ, हर ब्लॉक में 2-2 एपीओ हो रहे हैं, 10,000 एपीओ बनाएंगे। और 10,000 एपीओ फिर तय करेंगे कि हम 10,000 हेक्टेयर में जिले के अंदर हम मिर्ची लगाएंगे, 10,000 हेक्टेयर में टमाटर लगाएंगे इसमें, और उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके बेचेंगे, निर्यात करेंगे। सीधे कोई बिचौलियाँ, सरकार सहयोग करे तो सीधा उपभोक्ता और किसान रहेगा, बिचौलिए हट जाएंगे। जो मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, उसकी जगह ज़्यादा लोग होंगे, तब जाकर देश आत्मनिर्भर भी होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, गरीबी बैठेगी, किसान संपन्न होगा। इन सारी बातों से इतना तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए तरक्की का मार्ग एक बनेगा। एक बात जो रह जाती है वो श्री अन्न को लेकर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेहद संभावनाएं हैं श्री अन्न को लेकर। किसानों तक ये बात कैसे पहुँचे, और श्री अन्न को लेकर ख़ास तौर से मेरा इशारा प्राकृतिक खेती से भी ये जुड़ा हुआ है, कैसे इसका दायरा बढ़ाएंगे, इसके लिए क्या रोड मैप आपका? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो गुजरात के राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने अपने गुरुकुल में हरियाणा में शुरू किया था वो हमारे, और उनके बाद वो हिमाचल के राज्यपाल बने, तो हिमाचल में किया, गुजरात के बने, गुजरात में, मध्य प्रदेश भी हमने बुलाया था। मैं कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उनकी बुलाकर किया। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। मध्य प्रदेश में हमने प्राकृतिक कृषि का बोर्ड बनाया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, सचिव चीफ सेक्रेटरी हैं, और जो भी किसान प्राकृतिक खेती करेगा, यानी गोबर से खाद, देसी गाय हमारे, और गौमूत्र से दवाई और वनस्पति दवाई, तो उसको हम 900 रुपये महीना गाय पालने का देंगे। और हमने तय किया कि 1-1 हेक्टेयर से शुरू किया जाए, और उसका प्रचार प्रसार, उसका प्रशिक्षण और ये दे रहे हैं। दूसरा, कोरोना के बाद मोदी जी हमेशा कहते हैं ना, कोई भी संकट आए तो उससे घबराओ मत, उसको चुनौती के रूप में सामना और उसको अवसर में बदलो। तो कोरोना के बाद पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागृति बढ़ी है कि खाना अच्छा, यानी प्राकृतिक, और दुनिया में हमारे पास वो गाय है जिसकी खंदूल होती है, जो गौडम्बा, वो सूर्य से किरणें लेती है, उसका दूध, उसका गौमूत्र, उसका गोबर ही उपयोगी, जिससे प्राकृतिक खेती अच्छा अन्न आता है, श्री अन्न जिसका नाम दिया है मोदी जी ने। और वो श्री अन्न, मोटा अनाज, वो दुनिया में डिमांड है आज। और इसलिए भारत सरकार का आपने देखा होगा, जो G20 है तो उसमें श्री अन्न परोसा गया। हमारे यहाँ भी हम श्री अन्न का जो भी खास की कार्यक्रम करते हैं, तो इसकी ब्रांडिंग करके किया जाए और एक वातावरण बनाया जाए,
और इसलिए उन्होंने जितने मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद ये कह रहे हैं हम किसान हैं तो पहले हम प्राकृतिक खेती करेंगे, कम से कम हम अपने परिवार, अपने मित्र आएंगे उनको, और धीरे धीरे करके पूरा प्रदेश और देश में प्राकृतिक खेती हो तो दुनिया का बाजार भारत को मिलेगा। पहले भारत दुनिया से खाद्यान्न खरीदता है, खाद खरीदता है, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड खरीदता है, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ की सब्सिडी आती है। अब दुनिया का पैसा भारत के पास आएगा, भारत सोने की चिड़िया बन सकता है प्राकृतिक खेती से, और गौ माता को भी पल सकती है। आज गाय सड़क में गए, वो गोबर जब उसका उपयोग आएगा, गोमूत्र उपयोग आएगा तो घरों में रखेंगे और ये करेंगे। ये भारत के लिए सबसे अच्छा अवसर है, और इसलिए प्राकृतिक खेती को आने वाले 5 साल में हम विशेष बढ़ावा देंगे और गाँव-गाँव उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम तो करते हैं, भागवत जी में जाते तो ये कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, गाय को पाले गोबर। आरोप लगता है कि आप सिर्फ गाय की बात करते हैं, पूजा करने की बात करते हैं, और गोबर इकोनॉमी छत्तीसगढ़ में मजबूत होती है। कांग्रेस ने उससे प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में वादा किया है कि अब हम गोबर खरीद करेंगे, क्या वजह है? नहीं, देखिए ये अच्छी बात है कि गाय के गोबर को खरीद कर उसको खाद बना किसानों के खेतों में डालें, तो उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, मिट्टी भी बचेगी और स्वास्थ्य जीवन रहेगा। क्योंकि पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग से हरियाणा, पंजाब की क्या हालत हुई, कैंसर ट्रेन चल रही है। जब मैं पहली बार विधायक बना था 1993 में, तब मेरे पास साल भर में 2-4 केस आते थे कैंसर के, लेकिन अब प्रतिदिन 4-6 केस आते हैं। ये पेस्टिसाइड के कारण हुआ है, और इसलिए हम जागरूकता भी ला रहे हैं। प्राकृतिक खेती भी आवश्यक है, और उसको आने वाले 5 साल के अंदर हम बढ़ावा देकर और विदेशों से पैसा, सोने की चिड़िया बना सकते हैं। किसान बहुत संपन्न हो सकता है, क्योंकि लागत नहीं के बराबर और आमदनी 2 गुना 4 गुना, क्योंकि जो प्राकृतिक उत्पाद होगा और श्री अन्न की ब्रांडिंग करेंगे तो 4 गुना रेट में बिकेगा। तो हमारे सीधे हमारे आदिवासी भाई बहनों को, किसानों को ये मिलेगा, किसान संपन्न होगा। कृषि मंत्री के साथ बातचीत को समापन की ओर ले जाने से पहले एक समस्या जो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, पराली। क्या वजह है कि सरकार किसानों को ये कन्विंस नहीं कर पा रही है? क्योंकि मैंने आज जैत में भी देखा, हरदा में भी देख रहा हूँ, होशंगाबाद में भी देखा, सब जगह पराली बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है और दिल्ली दम घोंटू हवा में घिरी हुई है। क्यों मध्य प्रदेश में इस तरह की जिसको कहें कि सरकार की ओर से थोड़ी ढील है, या क्या वजह है कि किसान कन्विंस नहीं हो पा रहे? देखिए, जिस प्रकार हमने कहा ना प्राकृतिक खेती, अभी हम एक साथ कह देंगे एकदम प्राकृतिक खेती करो तो कोई नहीं करेगा। तो हमने ये कहा कि आप अपने परिवार के लिए, अपन बच्चों के लिए मेहनत करते किसके लिए, पर हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं? स्लो पॉइजन। और इसलिए आप प्राकृतिक खेती की ओर आइए, अपने घर के लिए शुद्ध कीजिए ना। कोरोना के बाद लोग जागरूक हुए तो थोड़ा थोड़ा खेती करने लग गए, और उसके बाद हम उसकी फिर उनकी सुविधा देंगे, उनके रेट और एक्सपोर्ट कराने का मौका देंगे, ये एफपीओ के माध्यम से तो हो जाएगा। इसी प्रकार पराली भी किसान चाहता है कि जैसे अभी सोयाबीन कटाई हुई उसकी, तो वो चाहता जल्दी से मेरे को, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह कुएं में पानी जा रहता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। सबसे पहले वो करता तो जल्दी के चक्कर में एकदम पराली जलाता है, और वो जल्दी वो नहीं करता। फिर ये गेहूं की कटाई हुई, गेहूं की पराली जलाएगा तो मूंग बो देगा। मूंग की फसल लेना 2 महीने की फसल, समय कम रहता है। और इसलिए मैंने भी कृषि मंत्री के रूप में कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि रोटावेटर और कौन से ईजाद है जिससे कि उससे जो भूसा बन जाए, बाय प्रोडक्ट बने, और वो किसान को लागत उसकी कम लगे, उसको करने में आमदनी बढ़े। तो जब किसान को आमदनी दिखेगी तो किसान करेगा, और समय भी उसमें बच जाए, उसको मौका मिल जाए बोनी करने का। और इसके लिए हम अभियांत्रिकी विभाग को कहा कि जल्द इसके अच्छी नई खोज करके ये किया जाए। हमने मध्य प्रदेश में कहा कि जो महाराष्ट्र, पंजाब से हार्वेस्टर आते हैं उसमें कंबाइन साथ में आए, तभी हम परमिशन देंगे। तो उसके कारण भूसा भी बनने लगा, तो गायों को, गौ माता को भी मिल रहा है। तो इस प्रकार हम इसके भी और जागृति लाने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल। पराली नहीं जलाना चाहिए, उससे मिट्टी भी खराब होती है, पेड़ पौधे भी जलते हैं, कभी कभी गांव जल जाते हैं। और इसको बिल्कुल लेकिन एकदम कानून से ही बंद नहीं की जा सकती। ये लोगों में जागृति, अवेयरनेस लाने के बाद ही होगी, हम कर रहे हैं उसमें। एक आखिरी सवाल, आपने जिस तरह से उपलब्धियां सरकार की बताई, किसानों के कल्याण के लिए जो काम हुए, क्या वजह रही कि सरकार ने कोई चेहरा, भाजपा ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व में एक नीति बनाई है कि हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। तो जब मोदी जी का इतना बड़ा नाम हमारे पास है, तो फिर दूसरे की जरूरत क्या है?
इसलिए हम मोदी जी के नाम पर, क्योंकि मोदी जी एक खुद अपने आप में एक ब्रांड है। मोदी जी जो बोल देते हैं पूरी जनता उनको मानती है। जनता तो क्या दुनिया मानती है। आप देखें कि भारत को कोई पहले पूछता नहीं था। आज जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते तो वहाँ की जनता पलक पावड़े बिछा के स्वागत करती, सरकार प्रोटोकॉल तोड़ के आती। अमेरिका की संसद में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 116 बार सांसद खड़े होकर ताली बजाकर सम्मान करते हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। तो हमको तो गर्व है, गौरव है कि हमें ऐसा हीरा मिला है जो पूरी दुनिया को निराशा से आशा में बदल रहा है। मोदी जी के कहने से यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो जाता है और भारत के बच्चे निकल के आते हैं, और हमारी आड़ में पाकिस्तान के लोग भी भारत तिरंगा लगा के भारत माता की जय बोल के निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा ब्रांडिंग और किसी की ज़रूरत क्या है। और इसलिए मोदी जी कमल का फूल है, मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी के नाम से ही हम लड़ रहे हैं। और मोदी जी के नाम पे जनता वोट देती है और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और इसलिए किसी की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, विकास और मोदी जी एक दूसरे के पर्याय हैं। चुनाव परिणाम फूल के लो, मोदी जी के लो, मोदी जी के लो, कमल का फूल के लो, एक ही बात है। मोदी जी के लो, भारत के लो। देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे लगते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में दिल्ली में। और नारे लगाने वाले कन्हैया जैसे लोग भी होते हैं। और जब उनकी पहचान होती, आज तक में आया था सबसे पहले, सही सिर में आया था, नारे लगे तो उनकी पहचान हो गई। जब उनके देशद्रोह का मुकदमा कायम होकर उनको जेल में डाला जाता है तो पूरी देश की जनता स्वागत करती है। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ होती है। राहुल गांधी आते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कुठारा घाते जेल में डाल दिया। जेल में मिलने जाते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग से। आज वही टुकड़ा टुकड़ा, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार वाले नारे लगाने वाला कन्हैया कांग्रेस का स्टार प्रचारक है। तो ऐसी कांग्रेस को कौन वोट देगा? सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा गैंग वोट देगी, इसके अलावा कोई नहीं। और इसलिए मोदी जी भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी भारत की सदी बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं आज दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनेगा। भारत माता पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, पुनः सोने की चिड़िया बनेगी। इस देश से गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद सब खत्म होगा। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। और भारत पूरी दुनिया को सुख, शांति, अमन, चैन का संदेश देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। जी, जिस तरह से आपका आत्मविश्वास और आपकी बातों को सुनकर ये लगा कि मोदी जी के चेहरे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मध्य प्रदेश में अपनी नैया पार लगाने के लिए आश्वस्त है। आपने किसान तक से बातचीत की, इतने व्यस्त दौरे के बीच में समय निकाला, उसके लिए किसान तक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। पूरे हमारे देश के नागरिकों को, सबको दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी कमल के फूल के विराजमान है और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। जब से मोदी जी के रूप में भारत में कमल का फूल खिला है, तब से भारत के अंदर खुशहाली, समृद्धि आई है। ये समृद्धि 4 गुना बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सब कमल की तरह खिलते रहें और अपने घर आंगन को महकाते रहें और भारत माता को दुनिया का सिरमौर बनाएं। यही मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की आपको पुनः बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल पटेल जी। और हम अपने व्यूअर से विदा लेंगे इसी के साथ। हरदा से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।